हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संघर्ष का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी स्थितियाँ किस प्रकार की होती है और उसका स्वरूप हम देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम असहयोगिक प्रक्रिया का जो फर्स्ट कंसेप्ट था हमने उसको देखा था कि प्रतियोगिता होती क्या है, कंपटीशन होता क्या है। आज हम उसका दूसरा कंसेप्ट देख रहे हैं कि संघर्ष क्या होता है। तो संघर्ष क्या है? एक चेतन प्रक्रिया होती है जिसमें संघर्षरत व्यक्ति या समूह जो होते हैं वो एक दूसरे की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं और अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने के साथ साथ वो जो विरोधी होते हैं उनको भी अपने रास्ते से हटाने का प्रयत्न करते हैं। मीन्स उनके जो काम होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण नहीं करने में वो पूरा सहयोग निभाते हैं। समाज की रचना जो होती है वो इस तरीके की होती है कि व्यक्ति या समूह जो होते हैं वो अपने स्वार्थ और हित पे ध्यान देते हैं और उन स्वार्थ और हितों को कंप्लीट करने के लिए वो संघर्ष का सहारा लेते हैं कभी कभी। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रीन AW जो है वो क्या कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने या उसे शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न होता है। सेकंड हम बात करते हैं कि जो गिलिन और गिलिन है वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा के भय द्वारा प्रत्यक्ष चुनौती देकर करते हैं। वो हिंसा करते नहीं हैं लेकिन उसके लिए वो उनको चुनौती देते हैं और उनको डर बिठाने की कोशिश वो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संघर्ष क्या है, प्रतिकूलता जो होती है उसके पश्चात का प्रयत्न होता है। मीन्स स्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल होती है, तब संघर्ष की स्थिति पनपती है। स्वार्थपरक जाती होती है, मीन्स अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने लगते हैं। इसके विरोध में दूसरा व्यक्ति भी अपनी रक्षा का प्रयत्न कर। ऑब्वियस है कि हम अगर किसी को हार्म करने की कोशिश करेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी रक्षा के लिए वो भी क्या करेगा कि इस तरीके के काम करने की कोशिश करता है। तो दोनों ही पक्ष से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्या होता है, संघर्ष की रूपरेखा बनने लगती है और व्यक्ति जो होते हैं वो अवसर आने पे प्रत्यक्ष संघर्ष करते हैं। अब हम देखते हैं कि संघर्ष की स्थितियाँ कौन सी होती है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या होता है इनमें क्या होता है, वैयक्तिक भिन्नता होती है। ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर विरोधाभास होता है। किस पे? मनोवैज्ञानिक स्तर पे विरोधाभास होता है। और प्रतिस्पर्धा समझौता न होने की स्थिति या क्रोध का संवेग जो होता है उसकी स्थिति या नियंत्रण अप्रभावकारी हो, वो स्थितियाँ यहाँ पनपती है। कौन सा? वैयक्तिक भिन्नता के अंदर क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर विरोधाभास होते हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, समझौता न होने की स्थिति में क्रोध का संवेग होता है और नियंत्रण अप्रभावकारी होते हैं। हम देख रहे हैं कि संघर्ष की प्रकृति कैसी होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि संघर्ष में जो व्यक्ति होते हैं उनका पूरा ज्ञान होता है किसकी तरफ? जो अपने विरोधी होते हैं, प्रतिद्वंदी जो होते हैं उनके कार्य पर। उद्देश्य व लक्ष्य प्राप्त करने के साथ साथ विरोधी का दमन भी करना होता है। मीन्स अपना हित और अपना उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ विरोधी जो होते हैं उनको भी अपने उद्देश्य से भटकाना, उनको अपने उद्देश्य तक न पहुंचने देने का लक्ष्य भी इन्हीं लोगों का होता है और शक्ति का इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि संवेग क्या होते हैं। संवेग तेज होते हैं और उनमें क्या होता है, सतर्कता अधिक होती है। स्थितियाँ क्या होती है, स्थितियों का बहुत माइनर से माइनर एनालाइज किया जाता है। मतलब इवैल्यूएशन जो होता है, मूल्यांकन जो होता है, वो छोटी छोटी स्थितियों को भी भाप लिया जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है। फिर व्यक्ति प्रधान होती है। क्या है ये? व्यक्ति प्रधान होती है। लक्ष्य विरोध की ओर अग्रसित होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? हमारे लक्ष्य जो होते हैं अपना काम कंप्लीट करने के साथ साथ जो विरोधी है उसके कामों को नुकसान पहुंचाना, उसको उद्देश्य तक न पहुंचने देना, ये सब कुछ भी इसके अंदर होता है जो लक्ष्य विरोधी होते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं नियम व कानूनों का उल्लंघन होता है कि जब हम संघर्ष की स्थिति में होते हैं तो हम नियम कानून इन किसी का पालन नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं कि विरोधियों का दमन होता है, जो सामने वाले पक्ष होते हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। फिर क्या होता है, शक्ति का ह्रास होता है। हमारे पास जो पावर है, हमारे पास जो स्थितियां हैं अनुकूल, उनको
उनका अनुचित उपयोग किया जाता है और शक्ति का यूज़ किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है वो हमेशा चलती रहती है और उसमें संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम कि संघर्ष के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट संघर्ष का प्रकार क्या है, वैयक्तिक संघर्ष, मतलब निजी स्वार्थों के कारण ये संघर्ष होता है, मतलब है ना, पर्सनल जो होते हैं उसके कारण होता है और इससे समूह को कोई भी लाभ नहीं होता है, मीन्स पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है, तो समूह को कोई लाभ नहीं होगा और हर संभव प्रयत्न किया जाता है संघर्ष को इसके अंतर्गत रोकने में। फिर बात करते हैं प्रजाति संघर्ष की, कि विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनमें संघर्ष होता है। मतलब आप हमेशा कॉमन बात यह है कि झगड़े जहाँ देखे जाते हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े देखे जाते हैं या कोई जो प्रजातियां होती है उनमें संघर्ष देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपना कल्चर, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरे के वर्चस्व को, उनकी जो स्थितियां हैं, उनका जो कल्चर है, उनको ख़त्म करने का, उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इस उलझन में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति पनपती है। देन फिर बात आती है वर्ग संघर्ष की, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, है ना। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अभी का जो टाइम है उसमें वर्ग संघर्ष क्या है, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। कहीं भी देखते हैं हम वहाँ क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता है। आज की तारीख में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर नहीं होगा, कहीं भी हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि संघर्ष नहीं हो रहा है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लेवल पे हमको समाज में संघर्ष देखने को मिलता है। देन फिर राजनीतिक संघर्ष, इससे भी आप परिचित हैं। ये किस तरीके से होता है कि देश के अंदर भी होता है और इंटरनेशनल भी होता है। देश के अंदर क्या है, ये जो पार्टियाँ आपस में अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए और जो सब कुछ करती है वो सब संघर्ष के अंतर्गत आता है। और इंटरनेशनल मीन्स भारत पाकिस्तान का अगर हम देखें, है ना, जो अभी ये कोरोना का टाइम पीरियड है और भारत, चीन, यूएस, इन सब में आपस में चीन से जो हमारा संघर्ष चल रहा है वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है कि क्यों चाइना ने ये जो गलत कदम उठाया है और ये जो दूसरे पूरे विश्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तो उससे उसको खुद को भी नुकसान हुआ है और दूसरे देशों ने भी इसका नुकसान उठाया है। तो उससे क्या होएगा, एक तरीके से संघर्ष ही पनप रहा है हमारा उसके प्रति, तो उसके लिए फिर कार्यवाही वगैरह भी की जाती है। अब हम बात करते हैं किसकी, कि संघर्ष के परिणाम क्या होते हैं। तो समाज में क्या होता है, जो ये स्वयं समूह होते हैं उनमें एकरूपता आती है ना। संघर्ष की वजह से क्या होता है, स्वयं समूह होते हैं वो एकजुट हो जाते हैं, जो दूसरे समूह होते हैं उनके संगठन बनने लगते हैं। फिर आंतरिक विवाद और मतभेद जो होते हैं वो एंड हो जाते हैं। मीन्स अगर इंटीरियर में अपने अलग अलग छोटे छोटे विवाद वगैरह चलते रहते हैं तो वो सब खत्म हो जाते हैं और हम अपने जो पूरा बड़ा ग्रुप होता है या समूह होता है उसका हित देखते हुए उस संघर्ष में सहयोग लेने लगते हैं या उस संघर्ष को हम छोड़ देते हैं उस स्थिति को। देन फिर बात आती है कि कार्य और विश्वास में एकरूपता आने लगती है। कार्य और विश्वास जो होते हैं, है ना, अगर समूह के कार्य हैं तो उन समूह के कार्यों में और विश्वासों में एकरूपता आती है। देन फिर सेकंड, अभी तो हम क्या बात कर रहे थे, स्वयं समूह में एकता की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं समूह में एकता की कमी आती है ना, कि जब समूह में संघर्ष होता है तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियस है एक समूह होगा और अगर उसमें संघर्ष की स्थिति पनपेगी तो उनकी यूनिटी खत्म होने की कगार पे आ जाती है। मतभेद बढ़ने लगते हैं, है ना, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है तो झगड़े होने लगते हैं और जो नियंत्रण है वो, कंट्रोल जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है। देन फिर हम बात करते हैं व्यक्तित्व में परिवर्तन, कि क्या होता है, समूह संघर्ष या समूह जो होते हैं उनमें फर्स्ट टाइम पे पहली बार में जो संघर्ष होता है, ऐसी जो स्थिति होती है उसमें कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो दोनों पक्षों से संबंध बनाए रखने की स्थिति में रहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा दोनों पक्षों से संबंध बना रहे। ऐसे व्यक्तियों के आदर्श, उद्देश्य और मूल्य जो होते हैं वो दो भागों में विभक्त होने लगते हैं, मीन्स डिवाइड होने लगते हैं और उनके व्यक्तित्व में चेंजेस किस तरीके से आते हैं हम वो देखते हैं कि तनावपूर्ण होता है जो विघटन होता है वो। और ये क्या है, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह देखने को मिलती है। फिर इसका दृष्टिकोण जो होता है वो सीमित हो जाता है कि हम दो भागों में विभक्त होने लगते हैं तो हमारे देखने का जो नज़रिया है वो संकुचित होने लग जाता है और घृणा का जो
नफ़रत जो होती है, घृणा जो होती है, उसका जो खराब रूप होता है वो हमको देखने को इसके अंदर मिलने लग जाता है। फिर फोर्थ हम देखते हैं कि खून खराबा और आर्थिक हानि होती है इससे। संघर्ष का एक परिणाम ये भी हमको देखने को मिलता है कि संघर्ष में जन और धन दोनों की हानि होती है। कैसे कि जब ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपने देखा होगा कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है तो वो अगर उग्र रूप ले लेता है तो उसमें लोग उग्र हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, गाड़ियाँ वगैरह जलाने लगते हैं, वो जो ये प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कहीं कहीं वो हत्या का भी प्रयास करते हैं। तो ये स्थिति होती है, ये बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाती है। अब बात करते हैं हम कि संघर्ष जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो हम देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर संघर्ष कैसे होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर हम देखें तो युद्ध, कलह, प्रतिद्वंदिता और मुकदमेबाजी आदि वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है। फिर समूहभागीकरण के आधार पे हम संघर्ष देखते हैं तो प्रजातीय संघर्ष होता है, सांस्कृतिक संघर्ष होता है, राजनीतिक होता है, धार्मिक होता है, औद्योगिक संघर्ष होता है। इस तरीके के संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। अब इनमें क्या होता है कि संघर्ष का जो सोशोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो जो होती है वो वहाँ क्या होता है, एक तरीके से वो इम्पॉर्टेंट होती है। और संघर्ष जहाँ एक और विघटन उत्पन्न करते हैं वहीं क्या करते हैं, अनेक जो आवश्यक गुण होते हैं उनको भी विकसित करते हैं और इसीलिए उनका समाजशास्त्रीय महत्व बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके गुण, तो मतलब इसमें क्या होता है, चेतनता का विकास होता है ना, हमारे में कॉन्शियसनेस आने लगती है, हम हमेशा सतर्क रहने लगते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो अवसर होते हैं उनको उपयोग करने लगते हैं और स्थिति का निरीक्षण और परीक्षण करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं, स्थिति को बहुत अच्छी तरीके से देखना और समझना शुरू कर देते हैं। फिर बात आती है सेकंड, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सहयोग में वृद्धि होती है। अब सहयोग में वृद्धि होती है तो कैसे होती है वो देखेंगे हम कि पारस्परिक सहयोग बढ़ने लगता है, आपस में हम एक दूसरे को सहयोग करने लगते हैं। सामूहिक एकरूपता जो है वो बढ़ जाती है हमारी, है ना, कि सामूहिक मतलब हम यूनिटी में रहने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दूसरे वर्ग से संघर्ष होता है या दूसरे कोई ऐसा समूह होता है उससे संघर्ष होता है तो हम अपने समूह के जो सदस्य होते हैं उनके साथ रहना पसंद करते हैं और हमारे में यूनिटी बढ़ने लगती है। फिर हम देखते हैं कि परिश्रम में वृद्धि, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करने लगता है जब संघर्ष की स्थिति आती है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आना होता है, वो भी अपने आप में टेंशन फ्री रहना चाहता है और वो लगातार मेहनत करता है अपने मुकाम को पाने के लिए। बहुत ज़्यादा नए नए ज्ञान जो होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेंशन जो होते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, है ना, हम अवलोकन करने लगते हैं, हम स्थितियों को बहुत बारीकी से देखने लगते हैं तो हम में क्या होता है, नए ज्ञान का विकास होने लगता है। फिर हमारी क्षमता बढ़ती है, हम में जो हम जिन साधनों को किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सके ये जो कुशलता होती है वो हम में आने लगती है। फिर आत्मचेतना का विकास होता है हमारे अंदर, मीन्स हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगती है। हम सोचने समझने लगते हैं, हम बहुत कुछ सीखने लगते हैं, हम में निर्णय जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अच्छे से होने लगती है। हम चीज़ों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, हम हर स्थिति को बहुत बारीकी से देखते और परखने लगते हैं। फिर सामूहिक भावना का विकास होता है। इसमें क्या होता है, सामूहिक हित जो होता है वो बढ़ना लगता है, फिर उसमें विकास होने लगता है। नए जो समूह होते हैं वो निर्मित होने लगते हैं, हमारा चरित्र निर्माण होने लगता है, जो गुण होते हैं वो सामने आते हैं लोगों के कि जब संघर्ष की स्थिति होती है तो किस तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष के रहते हुए भी अपना संतुलन नहीं खोते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते हैं और वो किस तरीके से स्थितियों को संभालते हैं। फिर बात आती है कि स्थापन की इच्छा पूरी हो जाती है, मीन्स आप जिस स्थिति को चाहते हैं, जिस स्थिति में रहना चाहते हैं वो स्थिति हमारी कंप्लीट हो जाती है। हम चाहते हैं तो हम संघर्ष से ऊपर उठ सकते हैं और हम चाहें तो संघर्ष से अवनति की ओर भी जा सकते हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि संघर्ष जो होता है, हर समाज होगा, समाज के अंदर समूह बढ़ रहे हैं, समाज के अंदर ये जो प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है, उससे संघर्ष की स्थिति पनपती है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। लेकिन संघर्ष की स्थिति जब तक सिर्फ अपने उद्देश्य को पूरा करने की ना हो, अपने हित और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को नुकसान न पहुंचाए, तब तक ये संघर्ष सही होता है, ठीक होता है समाज के लिए। लेकिन इससे क्या होता है, समाज को हानि पहुंचती है और संघर्ष को हमेशा टालने का ही प्रयास करना चाहिए। हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि सिर्फ स्थिति क्या हो, प्रतियोगिता तक की हो, संघर्ष की स्थिति पनपने नहीं देनी चाहिए, है ना।
हम ये देख रहे थे आज के संघर्ष क्या होता है। तो प्रतियोगिता जो होती है उसके बाद असहयोगिक प्रक्रिया जो है वो संघर्ष की ही होती है। प्रतियोगिता का स्तर जब आगे बढ़ने लगता है और स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, प्रतिकूल हो जाती है, तब वो संघर्ष की स्थिति की ओर बढ़ जाती है। उसमें हमने देखा है कि संघर्ष होता क्या है, उसकी स्थितियाँ क्या होती है, उसके स्वरूप किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।